हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस दैट इज़ फॉर 3 जून 2021। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। यहाँ पे आपने रिसेंटली देखा होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी ये था कि इज़राइल एंड पैलेस्टीन के बीच में काफ़ी वायलेंट इरप्शंस हुई हैं अभी, जिसमें काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं, सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ है। अब पैलेस्टीन जो है उसने क्या किया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब इंडिया ने इस रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इज़राइल के जो पार्टी है, इज़राइल की जो पैलेस्टीन की जो गवर्नमेंट है, उसने इंडिया को बोला कि इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए था। अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। किस लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी? फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना अराउंड द ग्लोब, फॉर एड्रेसिंग सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन देम। देन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, इसने रिप्लेस किया था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। इट वॉज क्रिएटेड इन बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 15 मार्च 2006 बाय रेजोल्यूशन 60/251। ये रेजोल्यूशन नंबर आपने याद रखना। यूपीएससी जो है उसने लास्ट 2-3 ईयर से वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है कि रेजोल्यूशन नंबर डाल दिया जाता है और वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि ये रेजोल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है। ये मैच द फॉलोइंग में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। देन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स सर्व्स एज द सेक्रेटेरिएट ह्यूमन राइट्स काउंसिल का वो क्या है? ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, दैट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड। देन काउंसिल जो है, इसके 47 मेंबर्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। देन मेंबरशिप जो है वो इक्वटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से है, कि जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है जो इसकी मेंबरशिप है। अफ्रीकन स्टेट्स जो हैं उनको 13 सीट्स दी गई हैं। एशिया पैसिफिक स्टेट्स जो हैं, जैसे कि इंडिया है, देन इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग चाइना, ये किस में आती हैं? एशियन पैसिफिक स्टेट्स में। देन लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन आइलैंड्स हैं, ये इनको 8 सीट्स हैं, जैसे क्यूबा है, जमाइका है, ये सारी कंट्रीज़। देन वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर्स जो स्टेट्स हैं उनके पास 7 सीट्स हैं। ईस्टर्न यूरोपियन जो स्टेट्स हैं उनके पास 6 सीट्स हैं। मेंबर ऑफ द काउंसिल सर्व्स फॉर अ पीरियड ऑफ टेन्योर कितना है? 3 साल का। और ये इमीडिएटली जो है री इलेक्ट नहीं हो सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए। इट मीन्स कि मान लो एक कंट्री जो है उसको मेंबर बनाया गया और नेक्स्ट ईयर जो है वो फिर से मेंबर बन गई। अब क्या होगा कि जब उसके 2 कंसेक्यूटिव टर्म पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वो जो कंट्री है वो इलेक्शंस के लिए खड़ी नहीं हो सकती है। तो 3 साल का टेन्योर है एंड 2 कंसेक्यूटिव पीरियड्स के लिए वो कंट्री जो है इसकी मेंबर बन सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, रेड टूरिज्म। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है, प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें। अब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की, उसने 100th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की है, और यहाँ पे काफ़ी पॉपुलैरिटी देखने को मिली है हमें रेड टूरिज्म की। रेड टूरिज्म है क्या? इट इन्वॉल्व्स द विजिटिंग प्लेसेस दैट आर ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस फॉर द पार्टी। अब देखो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इससे रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल या कल्चरल इंपॉर्टेंस की जो साइट्स हैं, अब वहाँ पे विजिट जो है यहाँ पे करवाया जाता है। तो जो भी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस की प्लेसेस हैं, जैसे कि नानू लेक है ईस्ट चाइनाज जेजियांग एरिया में, जहाँ पे फर्स्ट नेशनल कांग्रेस हुई थी, फर्स्ट नेशनल मीटिंग हुई थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की इन 1921। देन माओ जेडोंग जो हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के इम्पोर्टेंट लीडर थे, इनकी जो बर्थ प्लेस है शाओशान, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है इसमें प्लेस है रेड टूरिज्म के अंडर। देन रेड टूरिज्म जो है अब ये काफ़ी रेवेन्यू लेकर आ रहा है चाइना के लिए, जिससे चाइना की इकोनॉमी को बूम मिल रहा है सिंस पैंडमिक। मतलब पैंडमिक की वजह से हमें पता है कि काफ़ी जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था, बट जो रेड टूरिज्म है ये अब इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आ रहा है चाइना के लिए। देन
रेड टूरिज़्म मैंने आपको बता दिया है कि रेड टूरिज़्म है क्या, कि कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्टोरिकल एंड जो कल्चरल साइट्स हैं वहाँ पे विजिट करना। अब इससे क्या होगा कि इससे अवेयरनेस जो है लोगों को मिलेगी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कि कैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका ओरिजिन हुआ है, या जोन से भी इससे रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। जैसे कि लॉन्ग मार्च एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और आपने याद रखना है कि चाइना की जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, जो मेन रॉकेट है इनका, उसका नाम भी क्या है, लॉन्ग मार्च। इसको डिस्कस करेंगे हम अभी डिटेल में। देन कुमिनटांग जो है एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंस्टांस हुआ था, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन माओ जेडोंग जो है कैसे पावर में आए, और इससे रिलेटेड जो थे कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री में रहा है, उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो इस रेड टूरिज़्म के अंडर हैं। देन रेड टूरिज़्म पॉपुलर है, मैंने आपको बताया पॉपुलर तो है ही, इसके साथ ही क्या है कि एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इसकी वजह से। देन इसके साथ ही क्या होता है, टूरिज़्म को तो प्रमोट करता ही है, और इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ये भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, जो कि काफ़ी सक्सेस है यूथ में। देन ये जो है रोबस्ट रिकवरी जो है टूरिज़्म मार्केट की, उसमें भी जो है हेल्प करता है, और ख़ासकर अभी जो जब पेंडेमिक का टाइम है। देन क्रिटिक्स का ये मानना है, जो क्रिटिसिज्म होता है रेड टूरिज़्म का, कि चाइना है वो कहीं ना कहीं जो पार्टी की आइडियोलॉजी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, वो थोपने की कोशिश कर रहा है लोगों पे, और एक साइड की जो है स्टोरी टेलिंग चल रही है, कि मतलब एक साइड की स्टोरी बताई जा रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, और जो फेलियर हैं या मिसडीड्स हैं कम्युनिस्ट लीडर्स की, वो यहाँ पे इतनी डिटेल में या उसकी जो रियलिटी है वो नहीं दिखाई जा रही है। तो इसके लिए इसको क्रिटिसिज्म मिलता है। अब कम्युनिस्ट पार्टी का अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके ये पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपके प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, वहाँ पे आपको जो है रेड टूरिज़्म के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बट इन केस क्वेश्चन आता है आपका जीएस 2 से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अब हुआ क्या था कि अर्ली 1800s, और हम कह सकते हैं सॉरी अर्ली 1900s या फिर एंड ऑफ 1800s, उस टाइम पे जो चाइना में रूल कर रही थी डायनेस्टी का नाम था चिंग डायनेस्टी। ध्यान से समझना इसको, चिंग डायनेस्टी थी। अब चिंग डायनेस्टी जो थी, इसको डिफीट किया था जापानीज़ ने उस अर्ली 1900s में। अब इससे क्या हुआ था कि चाइनीज़ जो ओपोजिशन थी या जो लोग थे उनमें काफ़ी डिसकंटेंटमेंट था। अब उसका रीज़न काफ़ी था कि एक चाइना जो था वो मॉडर्नाइज्ड नहीं था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं था, इकोनॉमिक उतनी रोबस्ट नहीं थी चाइना की, और इस वजह से ओपोजिशन में या जो बाकी लोग थे उनमें काफ़ी नाराज़गी थी मोनार्की को लेकर, क्योंकि चिंग डायनेस्टी जो थी वो मोनार्की थी। देन अर्ली 1900s में क्या हुआ, एक एक अपराइजिंग हुई जिसका नाम था वू चैन अपराइजिंग। वू चैन अपराइजिंग ये भी 1900s में हुई। अब वू चैन अपराइजिंग में क्या हुआ कि जो चिंग डायनेस्टी थी उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। देन 1912 में 1912 में जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया, जिसके मेन जो लीडर थे उनका नाम था डॉक्टर सेन येट सेन। डॉक्टर सेन येट सेन जो थे रिपब्लिक ऑफ चाइना के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर थे। देन जो लास्ट एम्परर थे चिंग डायनेस्टी के, उनका नाम था हेनरी पुई। तो हेनरी पुई जो थे, इनको डिफीट करने में या इनको जो है थ्रोन से हटाने में डॉक्टर सेन येट सेन की हेल्प की युआन शिकाई ने। युआन शिकाई ने युआन शिकाई ने डॉक्टर सेन येट सेन को बोला कि मैं आपकी हेल्प करूंगा हेनरी पुई जो है उनको थ्रोन से रिमूव करने में, बट इसके बदले जो है मैं प्रेसिडेंट बनूंगा चाइना का। बट यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने एब्डिकेट किया थ्रोन, और जो है युआन शिकाई जो है लीडर बने, अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भी इसको मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया। अब लोग जो थे पहली चिंग डायनेस्टी से काफ़ी नाराज़ थे, ऊपर से युआन शिकाई जो थे वो भी एक मोनार्क की तरह रूल कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों में डिसकंटेंटमेंट थी। फिर युआन शिकाई जो है इनकी 1916 में डेथ हो जाती है। देन एक 1916 के बाद का जो पीरियड था वो एक काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स का था,
कि इस टाइम पे क्या था, फ्रेगमेंटेड लॉर्ड्स थे, कि लॉर्डशिप थी, या उसको हम बोलते हैं वॉर लॉर्ड पीरियड। क्या बोलते हैं? वॉर लॉर्ड पीरियड। अब इसमें कोई एक सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी। सेंट्रलाइज्ड पावर का मतलब होता है कि एक पर्सन जो है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या पीएम है, प्रेसिडेंट है, वो कंट्रोल करता है पूरे पूरे स्टेट को। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। पावर्स जो थी वो फ्रेगमेंटेड थी, अलग अलग लीडर्स के पास थी जो लोकली रूल कर रहे थे। उनकी अलग अलग मिलिट्री थी। तो फ्रेगमेंटेड जो पॉलिटिक्स का एरा था यहाँ से स्टार्ट हुआ। और चाइनीज़ आर्मी भी कोई कंसोलिडेटेड नहीं थी, ना ही वो मोनार्क के टाइम पे थी, ना ही अभी। चाइनीज़ आर्मी भी अलग अलग जो थी रूलर्स के अंडर थी, जो लोकली रूल कर रहे थे। अब फिर क्या हुआ कि जो डॉक्टर सैनियट सेन थे, इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी सेटअप की, ग्वांजू डिस्ट्रिक्ट, ग्वांजू जो स्टेट है साउथ वेस्ट चाइना में, साउथ ईस्ट चाइना में, वहाँ पे। और ट्राई किया चाइना को कंसोलिडेट करने का। बट उनकी 1925 में जो है डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। और ये जो पूरा इनिशिएटिव था चाइना को कंसोलिडेट करने का, और उनका एक और टारगेट था कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको भी जो है डिफीट किया जाए, और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है या रिपब्लिक नेशनलिस्ट पार्टी है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। अब क्या हुआ कि डॉक्टर सैनियट सेन के बाद जो पावर जो थी ये किसके पास आ गई थी? एक पर्सन है, चियांग काईशेक। नाम आपने याद रखना है, चियांग काईशेक। चियांग काईशेक जो थे, इन्होंने ये लीडर बने नेस्ट क्यूमटांग के, या हम बोल सकते हैं जो रिपब्लिक ऑफ चाइना या जो नेशनलिस्ट पार्टी थी चाइना की, उनके। अब इन्होंने क्या किया कि जो सोवियत यूनियन है, सॉरी सोवियत यूनियन नहीं, कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश की। और उसी टाइम पे क्या हुआ था कि जब ये प्रोसेस चल रही थी तो जापानीज अटैक होता है। और जापानीज अटैक होने के कारण, एक तो जापानीज अटैक हुआ चाइना पे, सीनो जापानीज वॉर जिसको बोलते हैं हम। और जो है जो इंटरनल वॉर चल रही थी या सिविलियन वॉर चल रही थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो थी उसके बीच में, या नेशनलिस्ट पार्टी बोल सकते हैं हम उसको। तो दोनों के बीच में जो ये सिविल वॉर चल रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि एक पावर को लेकर स्ट्रगल हो रहा था। और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इसको हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है सोवियत यूनियन की, अर्स्टवाइल जिसको हम बोल देते हैं यूएसएसआर। तो उसकी सपोर्ट मिलती है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड को मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ध्यान से देखिए, मान लो ये चाइना का एक मैप है, एक रफ मैप है। यहाँ पे अब क्या था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी, और इस साइड पे जो था ये नेशनलिस्ट पार्टी या जो क्यूमिटांग जो थी, लेड बाय शियांग काईशेक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ओवरथ्रो करने का सोचा कि हम इसको जो है ओवर पावर कर लेंगे। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उस टाइम पे लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी। विद टाइम जो है लीडरशिप स्ट्रांग हुई, तो इन्होंने जो है मार्च स्टार्ट किया नॉर्थ वेस्टर्न साइड को, जिसको नाम दिया गया लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च तो आपने याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि जापानीज ने उस साइड से मंचूरिया पे अटैक कर दिया, मंचूरिया पे कब्जा कर लिया। देन उस टाइम पे चाइना के जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे, माओ जेडोंग के जो हाथों में लीडरशिप आई। और इनकी लीडरशिप के बाद जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा नक्शा था, मैप था, वही चेंज हो गया। उनकी लीडरशिप के बाद ही जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी वो पावरफुल होना स्टार्ट हो गई। और जो दूसरी पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो लिमिटेड रह गई थी सिर्फ ताइवान जैसे एरिया में। मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको पुश किया ताइवान की तरफ, और चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी ताइवान तक ही सीमित रह गई। और चाइना पे जो रूल करना स्टार्ट किया वो था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने। 1949 के बाद जो थी ये और ज़्यादा स्ट्रांग होती रही। तो माओ जेडोंग का जिसमें एक इम्पोर्टेंट रोल था। तो आई होप आपको लॉन्ग मार्च समझ आ गया होगा, माओ जेडोंग का रोल समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आती है। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है, लिटोरिया मीरा। अब लिटोरिया मीरा जो है ये एक लेटिन नेम से जो है इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब होता है सरप्राइज और स्ट्रेंज।
अब यहाँ पे एक जो फ्रॉग है इसको नाम दिया गया है लिटोरिया मीरा, जो कि एक वेल नोन रिलेटिव है, मतलब मिलती जुलती ये एक प्रजाति है कॉमन ग्रीन ट्री फ्रॉग की, जो कहाँ पे मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में। देन एक्सेप्ट फॉर द कलर ऑफ देयर स्किन द टू सीम अलाइक, अगर स्किन के कलर को छोड़ दें तो बाकी ये दोनों स्पीशीज़ हैं, कॉमन ग्रीन ट्री फ्रॉग एंड दिस लिटोरिया मीरा, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। कुछ जो डिफ्रेंसिएशन है या डिस्टिंग्विश होती हैं ये जो दूसरी स्पीशीज है, उसके लिए क्या क्या रीज़न है। एक, इनकी जो मॉडरेटली लार्ज साइज़ है, साइज़ काफ़ी बड़ा है। देन वेबिंग ऑन हैंड, की उंगलियां जो हैं वो काफ़ी जुड़ी हुई हैं, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। देन शॉर्ट एंड रोबस्ट लिम है, लिम्स जो हैं इनके हाथ पैर जो हैं वो छोटे हैं बट काफ़ी रोबस्ट हैं, बल्कि हैं। एंड स्मॉल वॉयलेट पैच ऑन द स्किन ऑन द एज ऑफ इट्स आइज, जो आइज की एज पे स्मॉल वॉयलेट कलर का पैच हमें देखने को मिलता है। पास्ट के साथ लिंक किया जाता है कि रीज़न दैट द चॉकलेट फ्रॉग फ्रॉम द न्यू जीनिया एंड द ऑस्ट्रेलियन ग्रीन ट्री फ्रॉग आर सिमिलर, कि अगर सिमिलर जो है जो मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन ग्रीन ट्री फ्रॉग है और ये जो लिटोरिया मीरा, इसमें सिमिलैरिटीज़ का एक कारण हो सकता है कि जो न्यू जीनिया है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो कभी एक लैंड मास थे। यहाँ पे आप मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है ये न्यू जीनिया आइलैंड है और नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब इनको जो है एक एक स्ट्रेट जो है डिवाइड करती है, एक स्ट्रेट से सेपरेटेड हैं दोनों ये जो हैं। स्ट्रेट क्या होते हैं कि एक वाटर बॉडी जो है दो लैंड मास को सेपरेट कर रही है, या एक वाटर बॉडी जो है दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को सेपरेट कर रही है। तो टोरी स्ट्रेट है यहाँ पे दो लैंड मास के बीच में। और ये मानना है कि ये जो सेपरेशन हुई थी, ये अराउंड हुई थी टर्शरी पीरियड के अराउंड, दैट इज़ 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। देन जो न्यू जीनिया है, यहाँ पे हमें रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलेंगे जिनके जो पत्ते हैं या लीव्स हैं वो कोई फिक्स पीरियड नहीं है उनके झड़ने का। मतलब एवरग्रीन का मतलब है जो हमें हमेशा ही ग्रीन दिखते हैं, कि सारे जो ट्रीज़ हैं वहाँ पे एक टाइम पे वो लीव्स शेड नहीं करते हैं, अलग अलग टाइम पे शेड करते हैं, इसलिए हमें जो वो फॉरेस्ट है हमें ग्रीन दिखता है। और दूसरी साइड जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे सावना है। सावना का मतलब क्या होता है, या सवाना का मतलब क्या होता है कि ग्रासलैंड्स है, यहाँ पे ट्रीज नहीं है बट ग्रासलैंड्स हैं। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है सतात, दैट इज सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर। और जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, श्री धर्मेंद्र प्रधान। अब सतात के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका एम क्या था कि प्रोवाइडिंग अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है उनको अफोर्डेबल बनाना है, जो कि व्हीकल यूज़र फ्रेंडली भी हों और फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को भी हेल्प कर सकें। देन इससे क्या होगा, इस इनिशिएटिव से जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्टेज है उसको मैनेज करने का काफ़ी इजी हो जाएगा यहाँ पे, या जो पोल्यूटेड अर्बन एयर है, स्टबल बर्निंग है या कार्बन एमिशन है, इनको भी हैंडल करने में हमें हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है कि कंप्रेस्ड बायोगैस जो है यूज़ की जाएगी, जो कि बाकी जो हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस कम कर देगी, और जिससे कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है इन्हेंसिंग फार्मर्स इनकम, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, उसको अचीव करने में एक ये अच्छा इनिशिएटिव है। देन बायोगैस के बारे में पढ़ लेते हैं। नेचुरल गैस है ये, एनारोबिक का मतलब है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोज किया जाता है वेस्ट बायोमास को, जैसे कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू हो गया, एग्रीकल्चर का बचा कुचा जो कचरा होता है। देन कैटल डंग हो गया, शुगर केन प्रेसमड हो गया, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इनको जो है ट्रीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जिससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। अब इसको प्योरीफाई करके जो है कंप्रेस कर दिया जाता है, जिससे कंप्रेस्ड बायोगैस बन जाती है, जिसमें प्योर मीथेन है अराउंड, जिसका कंटेंट है अराउंड 95%। ये हालांकि जो सिमिलर होती है ऑलमोस्ट कमर्शियली जो अवेलेबल नेचुरल गैसेस हैं, और इनकी एनर्जी पोटेंशियल जो है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। देन जो कैलोरीफिक वैल्यू है कि कितना जो है ये हीट प्रोड्यूस कर सकती है, बाकी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस हैं उनसे सिमिलर है। देन ये एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है ऑटोमोबाइल फ्यूल के लिए,
देन गिवन द अबंडेंस की बायोमास जो है इजीली अवेलेबल है कंट्री में, तो कंप्रेस्ड बायोगैस जो है इसके पास इतना पोटेंशियल है कि ये सीएनजी को रिप्लेस कर सकती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और कमर्शियली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके, कि इससे क्या होगा कि जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको हम यूज़ कर पाएंगे बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए, और कार्बन एमिशन है जिससे कम होगी। देन एडिशनल रेवेन्यू सोर्स होगा फार्मर्स के लिए, क्योंकि फार्मर्स से जो स्ट्रबल है उसको कलेक्ट किया जाएगा। या फिर जो फार्मर बॉडीज़ हैं वो भी अपना एक प्लांट सेटअप कर सकती हैं बायोगैस प्रोडक्शन का स्टबल को यूज़ करके। देन इंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिलेगा, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। देन नेशनल कमिटमेंट्स इन अचीविंग क्लाइमेट चेंज गोल्स, जो कि इंडिया के जो क्लाइमेट चेंज गोल्स हैं उनको भी एक सपोर्ट मिलेगी कि उनको हम इजीली अचीव कर सकेंगे। देन नेचुरल गैस का जो इंपोर्ट है या क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसको कम किया जा सकेगा। देन जो क्रूड ऑयल गैस प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन मिलती है, हमें पता है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि सडन कई बार चेंजेस ले लेते हैं जिससे ऑयल का प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाता है, या फिर वो अपनी सप्लाई में कुछ ऑल्टरकेशंस कर देती हैं जिससे ऑयल का जो है प्राइस बढ़ जाता है। तो ऐसे जब कोई फ्लक्चुएशन आती है तो उस टाइम पे बायोगैस जो है कंप्रेस्ड बायोगैस वो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो है न्यू चेयरमैन बनाया गया है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को, जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। एनएचआरसी के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टैचूटरी बॉडी है ये, इस्टेब्लिश किया था इसको 1993 में। स्टैचूटरी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो एक लॉ से इस्टेब्लिश है, एक एक्ट के अंडर बनी है, कानून के अंडर। तो यहाँ पे कानून का नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अब ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, क्रिएशन ऑफ, अब इसी एक्ट के अंडर जो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, जो स्टेट्स के साथ स्टेट्स में डील करती हैं, उनको भी स्टैब्लिश किया गया है। कंपोजिशन देख लेते हैं। चेयरमैन जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा, या फिर जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 मेंबर कमेटी। 6 मेंबर कमेटी बनेगी जो रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को कि किसको अपॉइंट करना है। तो जिसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड एज वेल एज राज्यसभा। जो 6 मेंबर होंगे यूनियन होम मिनिस्टर। इनका जो टेन्योर है वो कितना रहेगा, जो मेंबर्स होंगे एनएचआरसी के, 3 इयर्स जो है टेन्योर है, या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज तक, जो भी पहले होगा। देन एक अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2019 में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल। अब इंपॉर्टेंट है ये, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसमें मेंस में भी पूछा जा सकता है आपको। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि कंपोजिशन जो थी एनएचआरसी की उसमें चेंजेस लाए गए। अब इसमें क्या था कि एनएचआरसी का जो चेयरमैन है वो कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बिल ने कुछ अमेंडमेंट किए। इसमें जो है क्या चेंजेस किए गए कि दैट अ पर्सन हु हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी। अब पहले क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही चेयरमैन होगा एनएचआरसी का। अब इसमें प्रोविजन लाई गई है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो भी बन सकता है। देन द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 2 पर्सन्स हैविंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स, की 2 पर्सन जिनको ह्यूमन राइट्स की नॉलेज है उनको भी एनएचआरसी का मेंबर बनाया जाएगा। ये ओरिजिनल एक्ट में था। अब ये जो बिल है इसमें अमेंड किया गया कि 3 मेंबर जो हैं अपॉइंट किए जाएंगे, जिसमें से एक जो है वीमेन होगी। तो 2 मेल मेंबर हो सकते हैं, एक वीमेन हो सकती है। देन अब पहले क्या था, अंडर द एक्ट चेयरपर्सन ऑफ वेरियस कमीशन सच एज नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देन वीमेन आर मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। अब आपको पता है कि ये तो पहले के जो है कमीशन बने हैं, उसके बाद न्यू कमीशन बने हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड जो है। अब ये जो न्यू कमीशन बने हैं इनके जो मेंबर्स हैं वो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर बन सकते हैं। तो न्यू यहाँ पे देख लेना कौन कौन से कमीशन जो है ऐड हुए हैं। देन चेयरपर्सन ऑफ एसएचआरसी, अब इसी एक्ट ने जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उनमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। अब पहले क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वही चेयरमैन होगा। अब इसमें क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट जज है वो भी चेयरपर्सन बन सकता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का। टर्म ऑफ ऑफिस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो टेन्योर था 5 इयर्स या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज, अब इसको रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया है, 3 साल कर दिया गया है, और जो एज है वो 70 ईयर्स ही है। और इसके बाद जो है एक्ट अलाउज फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द एनएचआरसी एंड एसएचआरसी
फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। पहले के एक्ट में क्या था कि जो मेंबर्स हैं NHRC के या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, उनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता था। अब इसमें रीअपॉइंटमेंट के लिए मतलब 5 साल जो है उसमें लिमिट थी कि 5 साल के पीरियड के बाद उनको और रीअपॉइंट जो है किया जाएगा, बट ये जो 5 साल की जो लिमिट है इसको अब हटा दिया गया है। देन पावर जो है सेक्रेटरी जनरल की पहले डेलीगेटेड की जाती थी कि जो उनको पावर डेलीगेट है सिर्फ वही पावर्स इंजॉय कर सकते हैं। अब सेक्रेटरी जो है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एंड फाइनेंशियल पावर्स भी दे दी गई हैं एक्सेप्ट जुडिशियल को छोड़कर। देन यूनियन टेरिटरीज जो है वो रिस्पेक्टिव जो स्टेट होगी वो वही जो नियर बाई स्टेट होगी वहाँ की SHRC जो है डील करेगी यूटीज़ के साथ। बट जो दिल्ली है, दिल्ली की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो किसके अंडर रहेगी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पे हम डेली क्विज कंडक्ट करवा रहे हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ इस जो चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।